लीडर टीवी में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। हमारी बातें जनाब केस नागपाल साहब से जारी हैं कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अभी इस वक्त शुरू किया है उनको मैं बताता चलूँ, केस नागपाल साहब जो हैं वो सूफ़ी मनश, पढ़े लिखे आदमी और सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी 3 ज़ुबानों में उनकी किताबें लिखी हुई हैं और 5 ज़ुबानें बशमूल पंजाबी और संस्कृत, हिंदी वो जानते हैं। और उनका काम वो समझते हैं कि ये पूरी दुनिया इंसानों के लिए पैदा हुई है और उनका ख़्याल है कि मज़हब या धर्म या दीन ये सब बात की बातें हैं। और जब कोई चीज़ पैदा होती है तो उसका कोई मज़हब नहीं होता, फिर उसको मज़हब मिल जाता है जिस भी घर में, जिस भी इलाके में वो पैदा होता है। जनाब नागपाल साहब जी, हम वक्फे से पहले आपकी बातें सुन रहे थे। शहदाद कोट और लाड़काना में क्या फ़र्क पाया, कुछ याद है? बिल्कुल याद है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ और 15 साल तो वहाँ मैं पढ़ा हूँ। वो गलियाँ, वो आज इतनी मोहब्बत है कि मैं हर साल 2-2 महीने जाके रहता हूँ। अभी भी शहदाद कोट से आ रहा हूँ। लाड़काना एक हमारे वक्त का तसोराती शहर था, जो बड़ा शहर था जिसमें फैसिलिटीज़ थी और सबसे बड़ी उस वक्त की अट्रैक्शन सिनेमा। तो अच्छा, शहदाद कोट में सिनेमा नहीं था? एक थी निशात टाकीस, मगर वो इस लेवल की नहीं थी कि यहाँ रॉयल था, एम्पायर था, निगार था। तो वो बाद में अलमंजर बना, फिर अलमंजर बना, वो भी देखा। मगर हम थे उस वक्त तक जब ये 3 थे। और बंदर रोड लाड़काना। और ख़ास बात, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा ननिहाल मैन बंदर रोड पे जाड़ल छापड़ के सामने था, तो वहाँ जो ख़ास बात बता रहा हूँ, सोया होता था दोपहर में और रात को 12 बजे घोड़े के सुंबों की आवाज़ और शायर का दिल टाप टक टाप टक टाप टक टाप टक। टाप। और वो घंटी होती थी उस वक्त टागो में। हाँ यार वो रोमांस था रियली। तो ये शहदाद कोट में नहीं था। हाँ। ख़ास बात। बाकी प्लेसेस, बाग, जनाब बाग, और फिर उसमें कुछ सिंगार अली सलीम मुझे याद है। जनाब बाग जाते थे तो वहाँ वो म्यूज़िक सिखाते थे। अच्छा हाँ, हालांकि सिंगार अली सलीम सक्कर रोड़ी के थे, मगर हाँ। वो लाड़काना में बाकायदा अच्छा। स्कूल जिस तरह खोला था, इस तरफ लेफ़्ट साइड पर हम एंटर होते थे तो वो सिखा, उनकी आवाज़ आती थी, मैं सुनता था, खड़ा हो जाता था कि मेरा बस चले तो मैं जाकर सीखूं भी। मगर मुझे ये डर था कि पता नहीं वो कितने पैसे मांगेंगे। गया नहीं, कभी पूछा नहीं, मगर शौक़ तो बचपन से था म्यूज़िक से। स्कूल में मैं गाता था, मेरे हेडमास्टर सारे स्कूल को जमा करके कहते थे नगमे सुनाओ, तो उनको बहुत पसंद थी मेरी आवाज़। तो इस तरह एक रोमांटिक सा माहौल था लाड़काना हमारे लिए। और वाकई लाड़काना हुजई नाणो तो घूम लाड़कानो, वो लाड़काना बहुत अच्छा था। अब गया तो मैं लाड़काना को पहचान ही नहीं रहा था, इतना तंग और तारीख हो गया है, इतनी दुकानें, रोड्स छोटे हो गए हैं, इंक्रोचमेंट, सारी इंक्रोचमेंट, तजावजात, और ये हर जगह है, हर जगह। शहदाद कोट भी नहीं है बचा इससे, और कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया है हर जगह। मैं जहाँ रहता हूँ गार्डन में, फुटपाथ से चल नहीं सकता, वहाँ फूड स्ट्रीट बनी हुई है। मुझे नहीं समझ में आता यहाँ के, अब ये म्यूनसिपल वालों का काम है, काउंसिल्स हैं, अब तो ये बीडी इलेक्शंस हो गए हैं, तो इसको उठवाते क्यों नहीं? क्योंकि वो कायदे आज़म की सिफारिश लाते हैं। कायदे आज़म करीब भी रहता है नहीं, और सबसे बढ़कर यह मुल्क उन्होंने बनाया था, तो हम लोग उसी से वफादार हैं सिर्फ। तो यार मुझे एक बात बताएं, हाँ, सिंगार अली सलीम, आप जनाब पार्क के लेफ़्ट साइड को जाते देखते थे, आपको ये दिल में क्यों होता था कि यार पता नहीं पैसे कितने लेंगे सीखने के? ये हमारे अंदर में ये खौफ और ये तशवीश पहले से क्यों मौजूद है एक फैसले की सूरत में? ये पूछना चाहता हूँ। ये इसलिए कि एक तो मेरे पास पैसे थे नहीं ना, नंबर 1 बात, कि मैं जैसे ना आज आप 10,000 का जूता खरीदते हैं, तो मेरे पास 10,000 होते तो मैं जूता ना खरीदता, मैं ये म्यूज़िक जाके सीखता। तो ये डर तो नेचुरल है ना, क्योंकि वो साहब बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपको फ्री सिखा दें आपका शौक़ देखकर। ये काम हमारे जैसे पागल करते हैं।
ये CSS में एक बच्चा आया, नहीं क्या पता सिंगार अली पागल हो सकता है, हो सकता तो है। आप पहले किसी डिसीजन करते मुझे मैं सिर्फ उम्मीद नहीं इसी थी, पे मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी इस बात की। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा भी कोई शख्स होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा कि वो करते या न करते, मगर मैं उनके अंदर गया ही नहीं, सिर्फ बाहर से आवाज़ अच्छा, सुनता। लाड़काना में जाम शोरों में या डिग्री कॉलेज और सिंध यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क था? अभी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जी जी जी, जायजा। यूनिवर्सिटी और सिंध यूनिवर्सिटी ये तो ख्वाबों का शहर है। यानी स्टेशन पर उतर कर जो पहली दफ़ा मैं जाम शोरों उतरा रेलवे स्टेशन पर, ता हदे निगाह पहाड़ी पहाड़ थे। मुझे ये समझ में नहीं आता था यहाँ मैं रहूँगा कैसे, खाऊँगा क्या, क्योंकि वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो कॉर्नर में खड़े हो गए, पॉइंट आएगी यूनिवर्सिटी की, उसमें बैठेंगे जाएंगे। यार इतना रोमांटिक जगह है। और फिर अभी ज़्यादा ग्रीन होनी चाहिए, मेरा ख्याल है इतनी ग्रीन नहीं है। एक यूनिवर्सिटी को, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इतना ग्रीन होना चाहिए, वो मैं स्विट्ज़रलैंड में देख के आया। रेलवे स्टेशन के नहीं, आप IBA देखेंगे ना, हाँ सखर, हाँ IBA सखर, वो बिल्कुल वो ग्रीन बिल्कुल, या यहाँ लम्स है। लाहौर देखेंगे, हाँ, ग्रीन है। लाहौर तो बहुत ग्रीन है। नहीं, लेकिन मैं एक इंस्टीट्यूट को ऐसा, उनका अभी वो ड्रामा चल रहा है आजकल तुम्हारे हुस्न के नाम, उसका कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन देखा है, क्या कॉलेज है। इस तरह पेशावर की मैंने इस्लामिया कॉलेज, जिसका नोट के पीछे क्या वो चीज़ें बनी हुई हैं। पेशावर को तो फूलों का शहर कहते हैं। तो बहरहाल तो ग्रीन होना चाहिए। तो सिंध यूनिवर्सिटी क्योंकि पहाड़ हैं, बहुत कम ग्रीनरी है, उसको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होनी चाहिए। और आर्ट्स फैकल्टी के बाहर ग्रीनरी थी और बगीचा स्टाइल था जहाँ हम बैठ भी जाते थे। तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ है अगर उसमें उस्ताद हों। हमारे यहाँ एक बड़ी ट्रेजेडी है कि अब वो अभी उस्ताद कौन सा नहीं है। साल है आपका? 70? 73 73 में यू एंटर्ड इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। 73 74 74 में कितने फाइनल बरस किया, पढ़े? 2 साल। 2 साल उधर रहे। प्रीवियस और फाइनल। ठीक है। 74 के बाद मैं जॉब में लग गया। मैडम खमीसानी ने बग़ैर रिज़ल्ट के मुझे जॉब दिलवा दी। उनके लेटर को लोग तरसते थे कि वो रिकमेंड करें, वाह। वो नहीं करती थी। जब मैंने कहा कि आई विल बी प्रोफेसर, तो देन गो एंड ज्वाइन। मैंने कहा मैडम रिज़ल्ट ही नहीं आया। इट्स मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं। छोटे से कागज़ पर लिख के दिया। पब्लिक स्कूल हैदराबाद, मैंने वहाँ 1 महीना पढ़ाया है। लतीफ़ाबाद 4 नंबर। 4 नंबर पे वो मिस्टर जमालुद्दीन शायद थे, बड़े सीजन्ड किस्म के आदमी था। मैंने उसको लेटर दिया, बेल बजा के असिस्टेंट को कहता है सर को क्लास में छोड़ के आओ। मैं तो हैरान हो गया, न कुछ पूछा न बात की। 3 दिन यार ऐसा होता रहा। आखिर मैं गया उनके पास। मैंने कहा सर देखें, या तो मुझे आर्डर दें आप, या मैं ये लेक्चरशिप मेरा जो है वो टारगेट है और जॉब्स आ रही हैं, मैं अप्लाई करूं, इंटरव्यू में जाऊं। तो हंसने लगे। बेटा तुम्हें आर्डर की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो 10 आर्डर मिलेंगे। जिसको खमीसानी ने भेजा है यहाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बेटा तुम रहोगे नहीं स्कूल में। 1 महीने के बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे आर्डर भेजा विदाउट इंटरव्यू, क्योंकि मैंने कहा कि जिनको सिलेक्ट करना है उनका मंजूर नज़र हो गया। बहुत खुश हुआ, ले गया इनके पास। तो हंस रहे थे। मैंने तुम्हें आर्डर नहीं दिया बेटा, तुम रहते ही नहीं मेरे पास। मुमकिन ही नहीं था कि ये बंदा मेरे पास रहे। तो इस तरह फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को ज्वाइन किया और नवाब शाह में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिंध यूनिवर्सिटी का हिस्सा होती थी। अच्छा। जो अब कायदे मिलत है, उसका जो वीसी था वो मेरा कुलीग दोस्त था, या हम साथ पढ़ाते थे। तो वहाँ 1 साल पढ़ाया। फिर शेख अयाज वीसी बनकर आ गए। मुझे वार्डन बनाया गया था, कोई बन नहीं रहा था। और वार्डन के दौरान नज़्म ज़ब्त संभालने के लिए मैं तो इक्वलिटी का कायल हूँ, एडमिशन कमेटी का मेंबर था। 2-4 बच्चे आए कि सर हम आपसे बात कर सकते हैं, औरों में उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा क्या बात? सर ये डेली डोमिसाइल आ रहे हैं और आप देखें वो बंदा पैसे लेकर आपकी तरफ भेज देता। मैं तो ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो इंसाफ है।
मैंने उसको बुलाकर डांटा बाकायदा। मैंने कहा दोबारा आया तो तुम पर एक्शन किसको लूंगा। डांटा? क्लर्क को, जो भेज क्लर्क रहा किस था। काम पे लगा हुआ था? लगा हुआ था जाली डोमिसाइल जी पे दाखिले दे रहा था। जी। मैंने कहा दोबारा आया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। उसके बाद जो अखबारों में आया कि भाई ये एक शख्स बैठा हुआ है जो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे इमदाद हुसैनी और जफ़र हसन ने, सिंध यूनिवर्सिटी आता था, इनसे दोस्ती थी, तो मुझे कहा नागपाल जी तुम्हारे खिलाफ आग जल रही है। मैंने कहा यार मैं करूं क्या, पढ़ता तो मैं वार्डन था, सारे अखबार मेरे पास आते थे, मगर मैं करूं क्या, मैंने किया कुछ नहीं है। सवाए इस बात के जो कि मेरा ज़मीर आज भी इस पे कायम दाम है कि मैंने इंसाफ की बात की। खैर हुआ यूँ कि मुझे एक दफ़ा वीसी साहब जनाब शेख अयाज ने बुलाया, जैसे आप बैठे हैं मैं वैसे जाके बैठा, यू आर टर्मिनेटेड। वाह, मैं तो हैरान हो गया। पूछा कुछ नहीं? कुछ नहीं, न वो इल्ज़ाम रिटन में आज तक मेरे पास इल्ज़ाम नहीं है कि मैंने किया क्या है, क्योंकि वो जो है ना परमानेंट जॉब तो नहीं थी, एडाक था ना 1 साल, मगर ये बड़ी ज़्यादती है। और मैंने इतने शेख हयात मेहनत साहब ने आपसे पूछा भी नहीं, बता रहा हूँ रियल, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा। नहीं, मैंने आपके ये साथ कहा, हुआ है, आप जी, भी बता सकते हैं। मैंने उनको सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने कैन यू डू एनीथिंग फॉर मी सर? नो आई एम सॉरी आई कांट डू एनीथिंग। बहरहाल मैं वहाँ से चल उठ के आया। प्यार अली अल्लाना थे वजीर तालीम। और मुझे लोगों ने कहा तुम जो साहब के पास जाओ, वो इससे बात करेंगे। मुझे सख्त ज़रूरत थी यार, मेरी अन्ना बहुत ख़राब है, एक के पास जाऊं, फिर अन्ना के पास जाऊं, और फिर जब वो कह रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल, बहरहाल मेरी 1 साल की बेरोज़गारी मेरे गले पड़ गई। उसी में वो बता रहा हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई। पनाह अली शाह साहब सेक्रेटरी एजुकेशन थे, और उनका वायदा था कि किसी नॉन मुस्लिम को जॉब नहीं दूंगा। मुझे पता था, मगर मुझे तो चाहिए ना। मैं गया। पनाह अली शाह साहब का मंशूर था? बिल्कुल मंशूर था, पक्का। अच्छा, माशाल्लाह। मगर मैं गया। और ये सिंध में मुलाजमत करते थे? जी जी, मैं गया और वहाँ एक्सपर्ट ने इंटरव्यू किया, पूरा हो गया। तो इन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे, बहुत मामूली से सवाल पूछे। हाउ शेली डाइड, हाउ कीट्स डाइड, उल्टा करके पूछा, मैंने सीधा कर दिया। जी, मैंने कहा एनीथिंग एल्स सर? जी नो थैंक यू। आप दिल कर रहा था उनको सुनाऊं कि तुम दोगे तो नहीं, मगर तुम्हें जो पूछना है पूछो, मेरिट तो अब मेरा आजमाओ, फिर तुम्हारी मर्जी है। मगर मैंने कहा क्या पता मिल जाए, मगर वो नहीं मिली। वही कह रहा हूँ कि मैंने इस नाम की वजह से बहुत मुसीबतें, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी, और मैंने इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनत से एक यूनिवर्सिटी की जॉब की, और वो चली गई। फिर मेरा कमीशन का इंतज़ार था। कभी शेख हयात से फिर मिले? नहीं, मैंने बताया मैं इस तरह और कभी नहीं मिला। नहीं, नौकरी को छोड़े वैसे? नहीं, एज अ राइटर भी नहीं। देखें, जिसमें गुरूर होता है ना, मेरी एक कमज़ोरी तो है। शेख साहब में ये गुरूर क्यों था? हाँ, ये बात कहें। आपने बांस का लकड़ा देखता है, दरख्त देखा है, उसमें कोई फल नहीं लगता। जिसमें कोई फल नहीं लगता वो अकड़ता है, और फलदार टारी जो है वो टाली नीचे झुकती है। टहनी जो है, जी, वो टहनी झुकती है। ये फलदार शख्स नहीं था। इसकी सारी किताबें, मुझे उससे इश्क है, उसकी शायरी से। मैं ओन करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनाता हूँ। उस जैसा और शायर नहीं है लतीफ़ के बाद, अगर है तो अयाज है। उसकी टैलेंट, उसकी सारी किताबें, जुल्दें मेरे पास मौजूद हैं। वो अलग चीज़ है, वो मेरा कौमी सरमाया है, मगर वो इंसान किसी काम का नहीं था। तो वो जो, खैर ये मेरी बात बहुत से लोग शेयर करेंगे जो उनको करीब तर से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले अपने बंगले पे बुलाया था, और जो सवाल पूछा था वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। कि हिस्ट्री को क्या करेंगे हम, बताएं ना। मुझसे कह रहा है कि तुमने किसी लड़के के साथ तो नहीं बदफेली की? क्यों? तुम वार्डन हो और तुम्हारे खिलाफ इतनी रिपोर्टें आती हैं। यार मैं हैरान हो गया। मैंने कहा दिस इज़ क्रिमिनल माइंड, वकील है ना। कैन यू एक्सपेक्ट अ पर्सन लाइक मी? यार रियली, तो वही कह रहा हूँ कि ये ज़हनियत थी।
तो ऐसे शख्स से क्या मिलना। और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ भी बड़े राइटर्स जो भी अकड़ू होते हैं ना, मैं उनके करीब भी नहीं जाता। दूसरी बात बताएं, मैं खुद को कुछ नहीं समझता ना, और जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं समझने दें, मुझे क्या एतराज़ है जी। हाँ, दूसरी क्या बात? कोई सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में नहीं था कि एक मुलजिम हाँ, आया है तो उसको चार्जशीट करो? सबसे पहली बात ये है कि नहीं आप था, मुझे नहीं, ये। चार्जशीट मुझे आज तक नहीं मिली, इवन टर्मिनेटर लेटर भी नहीं मिला। वो तो मैंने बहुत सालों के बाद वहाँ खुद जाकर किसी के ज़रिए हासिल किया, मगर मुझे करना क्या था, इसलिए तो आपके पास तो मौजूद है ना? टर्मिनेटर लेटर तो होगा अभी, वो जो मैंने बाद टर्मिनेशन में जो। हासिल करा, हाँ, टर्मिनेशन का लेटर तो होगा, मगर वो ऐसे ही था, मतलब क्योंकि प्रोबेशन पीरियड था। और हाँ, ये वही ज़माना था जब शेख अयाज 14 प्रोफेसर इलियास समेत निकाले, ये वही ज़माना था। इलियास इश्की? नहीं, इलियास साहब जो खुद वाइस चांसलर बने थे, ये इलियास अबड़ो? अबड़ो, हाँ, ये असदुल्ला लाड अंग्रेजी के हाँ। 13 प्रोफेसर थे जिनको निकाला गया था। क्यों? वो तो कोई और गेम थी, बल ये ज़माना वही था। नहीं, गेम वैसे क्या थी मुझे मालूम नहीं है, बता ही दे। नहीं, मुझे क्या पता। वो वैसे ये किसको पता होगा इस गेम के बारे में? पॉलिटिकली जो है एक मसला था, और उस वजह से उनको निकाला गया। फिर इलियास अबड़ो जब वीसी बने तो उस वक्त तो मैं कराची आ चुका था कमीशन पास करके। मुझे किसी ने कहा अब आप यूनिवर्सिटी आए, मैंने कहा अब नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लक ने ऐसा फेवर किया, अपनी मेहनत का सलाह मिला, मैंने कमीशन टॉप किया जी। उसकी वजह से मुझे, और मैं इतना खुश था, मुझे याद है ठंडी सड़क कमीशन ऑफिस से बाहर निकला, उड़ रहा था, क्योंकि मैंने एक भी सवाल मिस नहीं किया। कराची से एक्सपर्ट आया था, हैदराबाद में इंटरव्यू था, और मुझे भी पता नहीं था कि मैंने टॉप किया है। मुझे बहुत देर से पता हुआ जब मैं सीनियर से भी सीनियर निकला, जब सीनियरिटी लिस्ट आई, और उसकी वजह से मैं 20 ग्रेड तक पहुंच गया। तो मुझे वो सलाह तो मिला अपनी मेहनत का, और मैं चाहूँगा कि आप मेहनत करें, कॉपी न करें प्लीज़। आपके अंदर एक एतमाद आएगा, और वो आप कुछ दे सकेंगे, कुछ लेंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तो मैं बहुत सेटिस्फाई रहा। अब मैं कहता हूँ कि मैं ये जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि मैं मोटिवेशनली स्पीकर हूँ कई जगहों पे, और लोगों को मैं फ़िलासफ़ी पढ़ाता रहा एक यूनिवर्सिटी में। मेरी 4 क्लासों के बाद एक स्टूडेंट आया, सर आपने मुझे उल्टा कर दिया। मैं समझ ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्या मतलब? सर मैं बड़ा शैतान सिफत बंदा था, गुस्सीला, तोड़ फोड़ करने वाला। आपके 4 लेक्चर क्या सुने हैं, सीधा हो गया हूँ बिल्कुल। आपने मुझे उल्टा कर दिया है, मेरे घर वाले हैरान हैं, मेरे दोस्त हैरान हैं। तो उनको कहता हूँ बस नागवाल साहब से मिलो तो आपको पता है। और आज तक वो बंदे मुझे अपने घर ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों, माँ बाप, बहनों से मिलाने के लिए। तो इसी तरह यहाँ हम टीवी और समा पे कुछ प्रोग्राम किए थे, वही तसव्वुफ़ पे, तो वो उसके भी बड़े अजीब व गरीब नताइज निकले। मतलब लोगों को स्ट्राइक करती है, मगर जो सुनने वाला हो, जिसकी डेप्थ हो। नूरुल हक इस वक्त तो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बहुत अदाकार बन गया है ड्रामा का। कल उससे बात हुई थी, तो वो उसने मेरा इंटरव्यू किया था। वो अजीब शख्स है वाकई, वो जानता है, उसके अंदर लगी हुई है। दर्द हो जिसके दिल में, उसको डिफ़ाइन करते हैं, या वो रोता है या हंसता है। वाकई ऐसा है, बड़ा प्यारा शख्स है, समझने वाला है। दूसरी रात भी मेरा इंटरव्यू था, मतलब वो इंटरव्यू मेरा करता था, अपनी बेगम को ले आया कि सर ये आपसे मिलना चाहती थी, रात को उसने आपको टीवी पे देखा था। इस तरह बहुत से लोग फिर आए जिनको वो चीज़ लग जाती है ना। और मेरा काम यही है कि दिलों को गुदास करो, उसमें नरमी पैदा करो, इंसानियत का दर्द पैदा करो। मर तो सब जाएंगे, बाकी ये इमारतें खड़ी करना, पैसे जमा करना, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, कबीर कहता है साईं मुझे इतना दे, अरे मेरा गुज़र हो जाए, साधु भूखा न जाए, जो मेहमान आए वो भी खा के जाए, और मेरा बच्चों का पेट पालता रहे। तो ये है सूफ़ी थाट, जिनको आए तो ये बात है। और वो लोग जो ये दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, जिनके दिल गुदाज हैं, वो इससे फैज़ हासिल करते हैं और फैज़ देते हैं।
अशफाक अहमद याद आ रहे हैं कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करो, आसानियाँ बांटो, पैसे ना बांटो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, आसानियाँ तो बांट सकते हो, मोहब्बत से बोल सकते हो किसी का। बाबा फरीद याद आ रहे हैं, गन शकर। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब साइंस और तसव्वुफ़ की बात सुनिए, ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, रिसर्च है मेरी। मैंने अभी जाके पढ़ा, साइंस कहती है, ये बात मैंने अपने सूफी लाकूफ़ी प्रोग्राम में भी की थी, आपकी 82% बीमारियां यहाँ से पैदा होती हैं, नेगेटिविटी से। ये भी वाजे कर दूँ, अब ये दुख जो जिस्म के हैं ना, वो यहाँ से हैं। आपकी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, डिप्रेशन है, ये आपको मार देती है। बाबा फरीद कह रहा है, यानी जो सिंधी पंजाबी का पहला शायर था, इतनी पुरानी दर, बुरे दा भला कर, और ये पूरा तसव्वुफ़ है 2 लाइनों में। भले का भला करोगे तो क्या हुआ, लतीफ़ साहब ने यही कहा, बुरे जो भलो कर, बुरे दा भला कर, गुस्सा मनो न हंडा है। ये बीमारियां गुस्से की वजह से है। कैसे कहता है दूसरी लाइन में, बुरे दा भला कर, गुस्सा मनो न हंडा है, देही रोग न लग गई। ये देखो, उस वक्त, ये साइंस आज कह रही है, देही रोग न लग गई, तुम्हारे जिस्म में बीमारी पैदा नहीं होगी। पल्ले सब कुछ पा है, तुम्हारे पल्ले में वो देगा, तुम दोगे तो वो देगा, और ये मकाफात अमल है, जो बोओगे वो काटोगे। तो ये है कि साइंस आज की बात कर रहा है, वो पहले कह रहा है कि गुस्सा करने से तुम्हारे जिस्म में नेगेटिविटी आएगी और तुम बीमार पड़ जाओगे, देही रोग न लगे। मैं एक छोटा सा वक्फा लूँ, ज़रूर। फिर ये तीनों जो शायर हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपके हवाले से पूछना चाहूँगा। नाज़रीन, जनाब के इस नागपाल साहब से हमारी बातें जारी है। एक छोटे से वक्फे के बाद हम इनसे पूछेंगे तकाबली जायज़ा कुछ शोरा के हवाले से और उनकी बातें पूछेंगे। हमारे साथ रहिए।